तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स अ डे की सीरीज़ और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे पर। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है कि आप हमारी सीरीज़ के साथ जितने दिनों से हम करा रहे हैं उस सीरीज़ के साथ जुड़े होंगे और आपको फ़ायदा भी इसमें नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आज की नई सीरीज़ के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ हम आपके साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसके बारे में बताना है। सबसे पहले है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इज द अपेक्स टेक्निकल बॉडी चार्ज विद इवेलुएटिंग प्रपोजल फॉर टेस्टिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स इन इंडिया। बोल रहे हैं कि जो जीईएसी है वो अपेक्स टेक्निकल बॉडी है जो मेनली जीएम सीड्स के टेस्टिंग के लिए जो फाइनल अथॉरिटी है वो जीईएसी है। तो ये तो आपको पता है सबको, ठीक है, कि जीईएसी फाइनल अप्रेजल बॉडी है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। देखो, ये बोल रहे हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर काम करती है। तो आपको एक चीज़ पता होगी, ये किसके अंडर काम करती है? इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। ठीक है, इसके अंडर काम करती है, ये इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। ठीक है, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। थर्ड है एट प्रेजेंट कॉटन एंड मस्टर्ड रिमेन दी ओनली टू ट्रांसजेनिक क्रॉप्स दैट आर बीइंग कमर्शियली कल्टिवेटेड इंडिया। बोल रहे हैं कि एट प्रेजेंट जो कॉटन है और जो मस्टर्ड है, ये दो ही ऐसे ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं जो मेनली कमर्शियली कल्टिवेट हो रही हैं इंडिया में। बिल्कुल भी नहीं, इंडिया में केवल एक ही है जो ट्रांसजेनिक क्रॉप है जो वो हो रही है, कल्टीवेट हो रही है, कमर्शियली जो कल्टीवेट हो रही है वो एक ही है। वो कौन सी है? जीएम कॉटन। ठीक है, अब बीटी कॉटन का आपने नाम सुना होगा। तो ये जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड एक ही क्रॉप है जो मेनली कमर्शियली जिसका कल्टीवेशन हो रहा है इंडिया में, वो है बीटी कॉटन। ठीक है, तो मस्टर्ड का अभी कमर्शियल कल्टीवेशन नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, मस्टर्ड का अभी कमर्शियल कल्टीवेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी बात हुई थी इसके कमर्शियल कल्टीवेशन का। इसका एक हाइब्रिड सीड आ रहा था, आपने नाम भी सुना होगा मस्टर्ड का सीड, DMH। ठीक है, DMH11 मस्टर्ड का हाइब्रिड सीड आ रहा था 11। इसकी अभी टेस्टिंग चल रही है, लेकिन अभी कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए इसको अप्रूवल नहीं मिला है। ठीक है, याद रखना, इसको कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अप्रूवल अभी नहीं मिला है। तो ये है हमारी जीईएसी। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। फर्स्ट और थर्ड भी हमारी रॉन्ग है और हमारी केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? ए। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? ए। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को चेयर कौन करता है। ठीक है, चेयर इसको कौन करते हैं? इसको को एक बार देख के करना पड़ेगा, क्योंकि कल जो मैंने कई सारे सेंटेंसेस लिख दिए वो अपनी इमेज के पीछे लिख दिए। ठीक है, तो देख के ही मेरे को करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको चेयर कौन करता है? इसको चेयर करते हैं, सॉरी, इसको चेयर करते हैं स्पेशल सेक्रेटरी। कौन करते हैं इसको? स्पेशल सेक्रेटरी या फिर एडिशनल जो सेक्रेटरी होते हैं इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो स्पेशल सेक्रेटरी है, जो एडिशनल सेक्रेटरी है, वे मेनली इसको क्या करते हैं? चेयर करते हैं। और इसको को चेयर कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर आते हैं। ठीक है, वो इनको करते हैं क्या? को चेयर करते हैं। तो मेनली इनको चेयर कौन करता है? इनके चेयरपर्सन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के स्पेशल सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी। ठीक है, और को चेयर कौन करते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से आते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इस। तो को चेयर का भी पता चल गया आपको, चेयर का भी पता, जीईएसी का पता चल गया कि फाइनल अप्रूवल जीईएसी देती है, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के अंडर आती है। केवल एक ही हमारे अंडर क्रॉप है। देखो, अब मेनली जब भी कोई जीएम जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है, तो मतलब जीएम क्रॉप्स बनाने में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। और जब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो उसमें कुछ एथिकल इश्यूज भी आते हैं। ठीक है, लीगल एथिकल इस टाइप के इश्यूज भी आते हैं, यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इस टाइप का एक प्रोटोकॉल क्या आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा है? यस, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल? कार्टेजिना प्रोटोकॉल। ठीक है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल। ठीक है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल आपने पढ़ा होगा, 2000 में हुआ था। ठीक है, ये 2000 में हुआ था। ठीक है, और इंडिया ने भी इसको साइन कर रखा है। ठीक है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल को इंडिया ने भी साइन कर रखा है। और इंडिया में भी मतलब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बायोसेफ्टी को लेकर मतलब चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके लिए इंडिया ने भी एक वो बनाया है, क्या बनाया है? एक बॉडी बनाई है, उसका नाम है इंडिया बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस।
ठीक है। इंडिया बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस इंडिया ने बनाया हुआ है, क्यों? ताकि जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में जितनी भी टेस्टिंग होती है, जितनी भी लीगल इन्फॉर्मेशन या कोई किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन अगर कार्टेजिना प्रोटोकॉल के लिए हमें देनी होती है तो वो मेनली कौन देता है? इंडिया बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में? GEAC के बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या बताना है? द यूनियन गवर्नमेंट इम्पोजेस स्टॉक लिमिट्स ऑन फूड ग्रेन्स दैट कैन बी हेल्ड बाय ट्रेडर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, बिग चेन रिटेलर्स एंड प्रोसेसर। बोल रहे हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टॉक लिमिट इम्पोज करती है फूड ग्रेन्स पे, ठीक है। जो ट्रेडर्स भी रख सकते हैं, जो मतलब रखते हैं मेनली ट्रेडर्स, होलसेलर, रिटेलर्स, कुछ भी है, उन पे स्टॉक लिमिट इंपोज कर सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट। तो आपको पता होगा बिल्कुल स्टॉक लिमिट इंपोज कर सकती है। सेकंड है, अंडर ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंडर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो ऑफलोड करती है, दे देती है फूड ग्रेन्स फ्रॉम द सेंट्रल पुट टू द प्राइवेट ट्रेडर्स एंड बल्क बायर्स थ्रू ई ऑक्शन टू मॉडरेटेड प्राइसेस। बिल्कुल, अगर प्राइसेस मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंडर क्या कर देती है? ऑफलोड कर देती है अपने फूड ग्रेन्स को सेंट्रल पुट से। किसको दे देती है? प्राइवेट ट्रेडर्स या फिर जो बल्क बायर होते हैं ई ऑक्शन के थ्रू, उनको दे देती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज इंटरेस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर फूड ग्रेन्स आर असेसिबल एट रीजनेबल प्राइसेस। बोल रहे हैं कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फूड ग्रेन्स जो हैं वो अफोर्डेबल प्राइसेस पे, रीजनेबल प्राइसेस पे मिलने चाहिए सबको, वल्नरेबल सेक्शंस को, ठीक है, सोसाइटी के अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। ये फूड कॉर्पोरेशन इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और सेकंड भी ठीक है और फर्स्ट भी ठीक है, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा आपको बात करनी नहीं थी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसेस के सेंटेंसिंग के बारे में। देखो, मैंडेटरी मतलब जरूरी, मिनिमम मतलब कम से कम, और सेंटेंसिंग मतलब सजा या फिर मतलब जो प्रिजन होती है, सजा होती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग का मतलब होता है कि कम से कम इतनी सजा तो आपको मिलेगी ही, उसको आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मान लो किसी भी एक्ट के अंडर कोई सजा का प्रावधान है तो मिनिमम आपको उतनी सजा तो मिलेगी ही, उसमें आपको कोई भी नहीं बचा सकता, ये चीज़ है। तो बोल रहे हैं कि मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग मीन्स ए क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, एक क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो रिड्यूस नहीं कर सकते एक फिक्स पीरियड से। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड बोल रहे हैं, इन इंडिया सच सेंटेंस आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस अंडर पोक्सो एक्ट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंडिया में ऐसी सेंटेंस जो है पोक्सो एक्ट के अंडर दी जाती हैं, और ये कितनी है? मिनिमम मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस कितनी है इसके अंडर? पोक्सो एक्ट के अंदर 3 to 5 ईयर्स। कितनी है? 3 to 5 ईयर्स। थर्ड है, व्हेन द लेजिस्लेचर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए मिनिमम सेंटेंस विदाउट डिस्क्रिशन द सेम कैन बी रिड्यूस्ड बाय द कोर्ट। देखो, अगर मिनिमम सेंटेंस किसी ने दे दी, अगर लेजिस्लेचर ने प्रिस्क्राइब कर दिया मिनिमम सेंटेंसिंग, तो बोल रहे हैं कि वो कोर्ट रिड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं रिड्यूस कर सकते, याद रखना, बिल्कुल भी कोर्ट रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर वो, इसलिए तो उसको बोल रहे हैं मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग, उसको कोर्ट भी रिड्यूस नहीं कर सकते। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? बी, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है? हमें बताना है कि करंट अकाउंट में सरप्लस कब होगा, ठीक है। हमें बताना है कि जो सरप्लस है करंट अकाउंट में वो कब होगा, कैन हैपन, कब हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, उसके बारे में बताना है। तो बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखो, मैं एक मिनट आपको मैं खुद को हटा लेती हूँ, ठीक है, और आपके लिए एक यहाँ पे कोने में एक चार्ट प्रिपेयर करती हूँ, ठीक है, वो देखना आप। ठीक है, 1 सेकेंड। देखो, सबसे पहले आपने सुना होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में सुना होगा। उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, ठीक है, एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसको याद रखना, करंट अकाउंट, ये होता है कैपिटल अकाउंट। जो करंट अकाउंट होता है उसमें 2 वो होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है विजिबल कंपोनेंट, एक होता है इनविजिबल कंपोनेंट, ठीक है। विजिबल में क्या आते हैं? केवल जो गुड्स का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो आता है, सॉरी, जो गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो आता है विजिबल कंपोनेंट में। और इनविजिबल में क्या आता है? मेनली जो सर्विसेज होती हैं, जो इनकम होती है, जो ट्रांसफर्स होते हैं, ट्रांसफ़र मतलब जो रेमिटेंसेस वगैरह होते हैं। इनकम में क्या होता है? प्रॉफिट वगैरह जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग, ये सारी चीज़ें आती है। और सर्विसेज में सर्विसेज का जो ट्रेड आता है वो आता है में,
ठीक है। तो दो कंपोनेंट होते हैं करंट अकाउंट में, एक होता है विजिबल कंपोनेंट, एक होता है इनविजिबल कंपोनेंट। जो विजिबल कंपोनेंट होता है उसमें मेनली गुड्स का ट्रेड आता है, और जो इनविजिबल कंपोनेंट होता है उसमें सर्विसेज, इनकम, ट्रांसफर से सारी चीज़ें आती हैं। उसके अलावा जब कैपिटल अकाउंट होता है उसमें भी दो तीन चीज़ें आती हैं। उसमें चीज़ें क्या आती हैं, एक तो आते हैं हमारे अकाउंट, जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पहले में आते हैं इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। सेकंड्स होता है हमारा बैंक अकाउंट, ठीक है। दूसरे में क्या आती है, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में जैसे कि आपके हो गए NRI वगैरह के अकाउंट्स हो गए, ठीक है, वो चीज़ आती है। और तीसरे में क्या आती है, लोन्स, चाहे बायलेटरल लोन्स हो गए, चाहे मल्टीलेटरल लोन्स हो गए, ये सारे किस में आते हैं, हमारे कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो इसमें बोल रखा है कि हमारे करंट अकाउंट में सरप्लस कब होगा। देखो करंट अकाउंट में सरप्लस पूछ रखा है, इसका मतलब जो कैपिटल अकाउंट वाली जो चीज़ें हैं वो हम हटा देंगे, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट वाली देखो अभी मैंने बताया कि जो FDI और जो FPI है वो किस में आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स में आएंगे, और इन्वेस्टमेंट किस में आती है, कैपिटल अकाउंट में आती है, तो ये चीज़ तो इसमें नहीं होगी। सेकंड देखो नेट सर्विसेज, अभी मैंने बताया सर्विसेज की जो रिसिप्ट हैं वो किसके अंडर आती है, करंट अकाउंट के अंडर आती है, तो बिल्कुल। थर्ड है कॉन्ट्रैक्शन इन ट्रेड डेफिसिट। देखो जब भी गुड्स में ट्रेड होता है ना, देखो ये जो गुड्स वाला चीज़ है ना, गुड्स वाली जो चीज़ है, ऊपर लिख देती हूँ मैं, जो गुड्स वाली चीज़ है यहाँ पे इसको अगर इसके अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं और इम्पोर्ट्स कम है, ठीक है, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट्स कम है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो ट्रेड, इसी को बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। तो ट्रेड डेफिसिट हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। याद रखना, जब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे, इम्पोर्ट कम हो जाएंगे, तो जो हमारा ट्रेड का डेफिसिट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखना, तो हमारा ट्रेड का डेफिसिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही बोल रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तब भी क्या होगा, हमारा करंट अकाउंट में सरप्लस आ जाएगा, ये भी सही है। थर्ड है ग्रोथ इन रेमिटेंसेज। देखो अभी मैंने बताया रेमिटेंसेज, ट्रांसफर में आते हैं रेमिटेंसेज, तो रेमिटेंसेज जो देते हैं तो अगर उसमें बढ़ेगा तो उसमें भी करंट अकाउंट में सरप्लस होएगा, ठीक है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तो हमारे सही हैं, और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें हमारे बताना कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो 3 में तो हमारा सरप्लस होगा, लेकिन 1 में हमारा सरप्लस नहीं होगा। समझ में आया। अगर आपको ये वाली टेबल याद है ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या आता है, तो वो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो दो चीज़ें आती हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये इसके कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड, जिसमें आउटस्टैंडिंग इन्वायरमेंटल लीडर्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, पब्लिक सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से और मेनली सिविल सोसाइटी से भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये इसको कौन एस्टेब्लिश करता है, ये किसने एस्टेब्लिश किया, तो आपको पता होना चाहिए किसने एस्टेब्लिश किया है। UNEP ने इसको एस्टेब्लिश किया है। किसने किया है, UNEP ने इसको एस्टेब्लिश किया है। UNEP कब बना था, आपको पता होगा 1972 में, स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे बना था। UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट पे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, UNEP वहाँ से बना था, ठीक है। तो मेनली चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड उसी को दिया जाता है, ठीक है। मेनली आउटस्टैंड जो इन्वायरमेंट के सेक्टर में जो ज़्यादा, और ये याद रखना ये एनुअल अवार्ड है, ठीक है। ये क्या है, एनुअल अवार्ड है, ठीक है, ध्यान रख लेना। ये एनुअल अवार्ड है जो हर साल दिया जाता है और मेनली इन्वायरमेंट के सेक्टर में दिया जाता है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, इंडिया की भी एक लेडी को मिला है जो कि असम की एक लेडी है, ठीक है। उनको भी 2022 में, यहीं लिख देते हैं, ठीक है, उनको भी 2022 में अवार्ड मिला है। उनका नाम क्या है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी, ठीक है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बारमान, ठीक है। तो इनका ये नाम है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बारमान इनका नाम है, इनको मिला है, ठीक है। असम में आपने सुना होगा एक ग्रेटर एडजस्टेंट स्ट्रोक, ठीक है, एक ग्रेटर एडजस्टेंट स्ट्रोक का नाम सुना होगा, ठीक है। उनको सेव करती हैं। इसमें एक इन्होंने एक आर्मी बनाई हुई है पूरी, एक लेडीज़ की, जिसमें सारी लेडीज़ ही इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। उसको उस आर्मी का नाम है शायद हारगिला आर्मी, ठीक है, हारगिला आर्मी, ठीक है। तो हारगिला मेनली उस आसाम में मेनली ग्रेटर एडजस्टेंट जो स्ट्रोक होता है उसी को बोलते हैं। और इसका IUCN स्टेटस क्या है, वैसे तो इंडेंजर्ड में है ये, और इसका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो ये है, ये शेड्यूल 4 में है, ठीक है। ध्यान रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शेड्यूल 4 में है, वैसे इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। हारगिल आर्मी इन्होंने बनाई है जिसमें सारी वुमेन जो है मिलके इस स्पीसीज को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए इनको चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हमारी किसके बारे में, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, हमें देखो अब हो गए हमारे ये करंट के क्वेश्चंस, अब आ जाते हैं अपने अपने स्टैटिक के क्वेश्चंस पर। अब के बार जो इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं वो दे रखे हैं एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से, ठीक है। तो इसमें बोल रखे हैं कि भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के बारे में हमें बताना है, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले जो भीमबेटका साइट है वो ओल्डेस्ट नोन रॉक आर्ट है इंडिया में, एज वेल एज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्री हिस्टोरिक कॉम्प्लेक्सेस भी है, ठीक है। बोल रहे हैं कि जो भीमबेटका साइट है वो ओल्डेस्ट नोन रॉक आर्ट है इंडिया में।
तो आपको पता होगा बिल्कुल ये ओल्डेस्ट नोन रॉक आर्ट है इंडिया में भीमबेटका की, ठीक है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट प्री हिस्टोरिक कॉम्प्लेक्स भी है। सेकंड है द रॉक पेंटिंग्स एट भीमबेटका कंटेन्स पेंटिंग्स रिलेटेड ओनली टू द अपर पैलियोलिथिक एंड मिजोलिथिक। आपको ये चीज़ पता होगी कि भीमबेटका में केवल और केवल अपर पैलियोलिथिक और मिजोलिथिक की ही नहीं, और भी बहुत सारी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स वहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है, और भी कई पीरियड्स की प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अपर पैलियोलिथिक और मिजोलिथिक की पेंटिंग्स वहाँ पे पाई जाती हैं। और थर्ड है इट एग्जिबिट द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंडिया। बोल रहे हैं कि ये अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ के इंडिया में यहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल पाए जाते हैं। और फोर्थ है इट इज़ डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड की गई है, तो बिल्कुल ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये होगी हमारी किसके बारे में, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के बारे में। और जो भीमबेटका के जो रॉक शेल्टर्स हैं, भीमबेटका के उसको डिस्कवर किसने किया था, आपने एक नाम सुना होगा, VS वाकांका, ठीक है। इन्होंने डिस्कवर किया था भीमबेटका जो केव है, इन्होंने डिस्कवर किया था। उसके बाद उसमें बहुत सारी पेंटिंग्स मिली, वो अलग अलग टाइम से मिली, अपर पैलियोलिथिक, मिजोलिथिक और अलग प्री हिस्टोरिक जो साइट्स हैं उनसे भी इसमें जो पेंटिंग्स है वो मिली है। तो जो मिजोलिथिक टाइम है, जो मिजोलिथिक पीरियड है, उसकी पेंटिंग्स हैं कैसी, ठीक है, मिजोलिथिक पीरियड की पेंटिंग्स कैसी हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो मिजोलिथिक पीरियड की जो पेंटिंग्स हैं उसमें जो थीम्स है ना, वो मल्टीपल थीम्स पे वो बनाई गई हैं, ठीक है, मल्टीपल थीम्स में बनाई गई हैं। वो मतलब कहीं पे हंटिंग हो रही है, कहीं पे नॉर्मल मतलब घर के सीन दिखाए गए हैं, ठीक है, तो कहीं में डांसिंग करते हुए दिखाए गए हैं। तो ऐसे कई टाइप की जो है मल्टीपल थीम्स उसमें दिखाए गए हैं। उसके अलावा अगर बात करें, इसमें जो पेंटिंग्स है काफ़ी स्मॉल इन साइज़ हैं, ठीक है, याद रखना मिजोलिथिक में जो पेंटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल इन साइज है। और जो एनिमल्स हैं, याद रखना जो एनिमल्स हैं वो नेचुरलिस्टिक स्टाइल में दिखाए गए हैं, एनिमल्स को नेचुरलिस्टिक स्टाइल में दिखाया गया है। जबकि जो ह्यूमंस हैं उनको किस स्टाइल में दिखाया गया है, याद रखना जो ह्यूमंस हैं उनको स्टाइलिस्टिक मैनर में ही दिखाया गया है, ठीक है, ह्यूमन को स्टाइलिस्टिक मैनर में दिखाया गया है, एनिमल को नेचुरलिस्टिक स्टाइल में दिखाया गया है। पेंटिंग्स जो है इसमें काफ़ी स्मॉल है, मल्टीपल थीम पे ये जो पेंटिंग्स है वो बनी हुई हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा कलर्स का इसमें यूज़ किया गया है, ठीक है। जैसे रेड है, रेड मेनली इन्होंने हेमेटाइट रॉक से निकाला होगा, ठीक है। रेड वाइट मेनली लाइमस्टोन से ऐसा माना जाता है कि शायद उन्होंने लिया होगा। जो ग्रीन है उसके लिए ग्रीन भी मतलब सॉरी बाहर क्या लिख रही हूँ, ग्रीन है, कैलोडोमी आपने सुना होगा, उससे मेनली इन्होंने निकाला होगा, ठीक है। तो ये मेनली बहुत सारे कलर्स का भी इन्होंने यूज़ किया है। और उस टाइम पे जो कलर का यूज़ किया है आज तक उन कलर्स मतलब वो आज तक इंटैक्ट है रॉक्स पे वो कलर। तो इतना ज़्यादा क्यों हुआ होगा, ऐसा माना जाता है कि रॉक्स से शायद ऑक्साइड्स का वहाँ पे ऑक्साइड्स का केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, जिसके कारण जो है कलर वहाँ पे आज तक इंटैक्ट है। मतलब क्या बोलते हैं, भीमबेटका की गुफाओं में मिजोलिथिक पेड़ की जो वो है, ठीक है। तो मिजोलिथिक पेड़ की जो पेंटिंग्स है उसके ये सारी चीज़ें हैं मेनली इसके फीचर्स। अब अपर पैलियोलिथिक के फीचर्स क्या क्या हैं, देखो अपर पैलियोलिथिक अलग है, ठीक है, इनमें भी पेंटिंग थी, लेकिन इनमें मेनली जो पेंटिंग्स के थीम थे उसमें लीनियर रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, ठीक है। मेनली कैसे प्रेजेंट है, लीनियर रिप्रेजेंटेशन है उनका, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। वहाँ पे मेनली बस ऐसे ऐसे ह्यूमंस को रिप्रेजेंट किया गया है, केवल लीनियर रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है, ठीक है। और मेनली दो ही कलर का इसमें मेनली यूज़ किया गया है, एक तो है रेड, ठीक है, एक तो है रेड कलर का यूज़ किया गया है। मेनली जो हंटर्स के लिए यूज़ किया गया है वो रेड कलर का यूज़ किया गया है। और एक मेनली ग्रीन कलर का यूज़ किया गया है जो मेनली एनिमल्स के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। ग्रीन कलर का यूज़ मेनली एनिमल्स के लिए या फिर डांसिंग के लिए, ठीक है, डांसिंग के लिए या फिर मेनली डांसिंग के लिए यूज़ किया गया है। याद करना ग्रीन कलर का यूज़ डांसिंग के लिए किया गया है और जो रेड कलर का है वो हंटिंग के लिए यूज़ किया गया है। तो ये है अपर पैलियोलिथिक की कुछ पेंटिंग्स के फीचर्स से, मेसोलिथिक साइट्स के कुछ पेंटिंग्स के फीचर, ठीक है। तो ये सारी होगी हमारी भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका की गुफाएं हैं, आपको भी पता होगा, भोपाल के पास MP, ठीक है। तो साइट आपको पता ही होगी। इसमें 3 स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है, 1 रॉन्ग है, तो इसमें 3 करेक्ट है, तो हमें करेक्ट ही पूछिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, इसका C हो जाता है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोलता है, पैलियोलिथिक एज के बारे में हमें बताना है। किसके बारे में, पैलियोलिथिक एज के बारे में, जो हम अब कर रहे थे, ठीक है। सबसे पहले है दी पैलियोलिथिक पीरियड वाज द शॉर्टन पीरियड ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। देखो पैलियोलिथिक पीरियड बहुत ही लंबा पीरियड था, ठीक है, बहुत ही लंबा पीरियड था। मेनली अगर बात करें 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 12,000 साल पहले तक का जो पीरियड था वो पैलियोलिथिक में आता है, ठीक है। 2 से लेके 12,000 ईयर्स एगो तक का जो पीरियड है वो इसमें आता है। तो ये शॉर्ट पीरियड नहीं है, काफ़ी लंबा पीरियड था।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है ऑस्ट्रिच इंडिया में पैलियोलिथिक पीरियड में पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। थर्ड है पाए जाते थे, ठीक है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय यूज ऑफ नेप्ड स्टोन टूल, बिल्कुल वहाँ पे नेप्ड स्टोन टूल यूज होते थे। ऑल द वुड एंड बोन टूल्स कैन नॉट बी अस्क्राइब टू दिस एज, तो याद रखना वहाँ पे वुड और बोन टूल्स का भी यूज होता था, याद रखना वहाँ पे वुड और बोन टूल्स का भी यूज होता था, ऐसा नहीं था वो वहाँ पे यूज नहीं होते थे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो गई। फोर्थ है द क्लाइमेट ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज कंसिस्टेड ऑफ अ सेट ऑफ ग्लेशियल एंड इंटरग्लेशियल पीरियड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वहाँ पे जो क्लाइमेट था वो मेनली ग्लेशियर और इंटरग्लेशियल पीरियड से एसोसिएटेड था, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट सही है और इसकी हमारी सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमें बताना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो करेक्ट तो केवल 2 ही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया पैलियोलिथिक एज के बारे में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और पैलियोलिथिक एज भी काफ़ी सारी एजेस में डिवाइडेड थी, जैसे आपने सुना होगा लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक की मेनली भीमबेटका में भी जगहें मिलती हैं, इसके अलावा मेनली साउदर्न इंडिया में है अपर पैलियोलिथिक की साइड्स, ठीक है। अगर मिजोलिथिक की बात करें मेनली सेंट्रल इंडिया में मेनली मिजोलिथिक की सॉरी जो मिडिल पैलियोलिथिक है उसकी साइड्स मिलती हैं। और लोअर पैलियोलिथिक जो है ना मेनली उसकी जो जगह है वो भीमबेटका में तो लोअर पैलियोलिथिक की भी मतलब पेंटिंग्स मिलती हैं, जगह मिलती है, ठीक है। उसके वाला पंजाब वाला एरिया जो अपर वाला एरिया है ना वहाँ पे मेनली जो जो लोअर पैलियोलिथिक है वहाँ की साइड्स मिलती हैं, ठीक है। मेनली अपने सोइन वैली सुनी होगी, वहाँ पे भी मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये अलग अलग एजेस में भी बटी हुई है हमारी जो पैलियोलिथिक जो पीरियड है वो हमारा अलग अलग एजेस में भी बटा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला कंप्लीट, ठीक है, पैलियोलिथिक के बारे में, ठीक है। अगर बचाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, बोल रहे हैं कि नियोलिथिक रिवॉल्यूशन किसको बोला जाता है। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, किस रिवॉल्यूशन, क्या चीज़ आई थी वहाँ पे जिसके कारण नियोलिथिक रिवॉल्यूशन बोला जाता है। तो याद रखना एग्रीकल्चर के कारण, उसको एग्रीकल्चर उस टाइम पे स्टार्ट हुई थी, इसको इसलिए उसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। ध्यान रखना नियोलिथिक रिवॉल्यूशन किस लिए बोला जाता है, एग्रीकल्चर के कारण। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स और वो किस पीरियड से बिलोंग करती है उसके बारे में। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले याद रखना मेहरगढ़ बिल्कुल बहुत फेमस साइट है, नियोलिथिक साइट है, बिल्कुल सही है। हुंगसी भी एक पैलियोलिथिक साइट है, याद रखना ये भी सही है। आदि चमलूर ये भी एक मेगालिथिक साइट है, ये भी सही है। और दाउजली हेडिंग ये एक नियोलिथिक साइट है। ये सारे ही स्टेटमेंट्स, ठीक है, याद रखना ये सारी आर्कियोलॉजिकल साइट इसी पीरियड से बिलोंग करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी, ठीक है। एक आपको मैं दिखाती हूँ चीज। तो ये देखो ये जो मैप है ये आपको दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। ये मैप है ये आपको दिख रहा होगा, इसमें अलग अलग साइट्स आपको दी गई हैं। जैसे कि जो हमारे इसमें है ये है पैलियोलिथिक साइट जो मेनली ट्रायंगल में दी गई है, ठीक है। ट्रायंगल में कौन कौन सी दी गई हैं, जैसे कि कुरनूल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हुंगसी दिया गया है। तो ये हमारी साइट्स कौन सी हैं, ये, और एक है भीमबेटका, ठीक है। एक है भीमबेटका, एक है हमारी हुंगसी, एक है कुरनूल। ये साइट्स कौन सी हमारी पैलियोलिथिक साइट्स हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाती है हमारी कौन सी साइट्स, नियोलिथिक साइट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो मेनली स्क्वायर में दी गई है, ठीक है। नियोलिथिक साइट्स में कौन सी आती हैं, एक तो मेहरगढ़ बहुत फेमस साइट है, ठीक है। एक है बुरजा होम, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद एक है चिरांड, ठीक है। एक है कोलदीवा और महागरा, ठीक है। उसके बाद एक है दाउजली हेडिंग, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में है दाउजली हेडिंग, ठीक है। उसके बाद हमारी होगी हेलूर, ये भी कहाँ पे है, ये भी हमारी कौन सी साइट है, मेनली नियोलिथिक साइट है, ठीक है। तो नियोलिथिक साइट हमारी येलो में हमने शो कर दी है, पैलियोलिथिक साइट हमने इसमें शो कर दी है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कोई और साइट, ठीक है। जैसे कि मेगालिथिक साइट्स जो मेनली सर्कल में दी गई है ना वो मेरी मेगालिथिक साइट्स हैं, देखिए जैसे कि ब्रह्मगिरी, ठीक है। जो ब्रह्मगिरी ये है, जो ब्रह्मगिरी ये मेनली कौन सी है, मेगालिथिक साइट है, ठीक है। ब्रह्मगिरी मेगालिथिक साइट है। आदि चमलूर क्या से मेगालिथिक साइट है, ठीक है। आदि चमलूर भी एक मेगालिथिक साइट है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी साइट है, अर्ली विलेजेस कौन कौन से हैं, एक अर्ली विलेज भी हमें दिया गया है, ठीक है। एक अर्ली विलेज भी हमें दिया गया है, उसका नाम क्या है, इमाम गांव, ठीक है। कौन सा है, एक अर्ली विलेज का नाम दिया गया हमें इमाम गांव, ठीक है। इमाम गांव क्या है हमें एक अर्ली विलेज का नाम दिया गया है। कुछ है मॉडर्न सिटीज़, याद रखना कुछ है मॉडर्न सिटीज़, कुछ मॉडर्न सिटीज़ के नाम दिए गए हैं, जैसे कि मुंबई एक मॉडर्न सिटी है जहाँ पे मेनली आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं ये सारी, ठीक है। कोलकाता, ठीक है। तो मुंबई और कोलकाता मेनली मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। तो ये चीज़ सारी ध्यान रखना कि कौन सी साइट्स हैं, ठीक है। एक मैं निशान लगाना भूल गई हूँ, कौन सा, एक देखो ये शायद नियोलिथिक साइट है ये पय्यमपल्ली, ठीक है। पय्यमपल्ली भी एक क्या है, एक नियोलिथिक साइट है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर लेना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और 2-4 बार देख लेना,
सारी नियोलिथिक है, कोई मेगालिथिक है, कोई पैलियोलिथिक साइट है। ठीक है, अच्छे से इसको देख लेना। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये हो जाता है कंप्लीट। सारी साइट्स का, चारों साइट्स उसी से रिलेटेड है और ये सारी साइट अभी हमने उसमें देख ली है। ठीक है, अच्छे से हमने देख भी लिए हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूलिथिक साइट्स वाज नोन फॉर पिट हाउस ड्वेलिंग। पिट हाउस ड्वेलिंग का मतलब है कि वो एक मतलब मान लो कि एक जगह है, उसमें एक पहले गड्ढा खोदेंगे, उसमें सीढ़ियाँ बनाएंगे और उसके नीचे रहेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पिट हाउस ड्वेलिंग। ऐसे घर कहाँ पे बनते हैं, कौन सी नियोलिथिक साइट? अभी हमने कई सारी नियोलिथिक साइट देखी थी जो येलो कलर में थी। ठीक है, आप एक बार दोबारा स्क्रीनशॉट को निकाल सकते हो। तो वो जो पिट हाउस ड्वेलिंग है कौन सी नियोलिथिक साइट में होता है, तो याद रखना वो कहाँ पे होता है, मेनली बुरजा होम में होता है। बुरजा होम कहाँ था, जम्मू कश्मीर में, आपने पता देखा होगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये साइट थी बुरजा होम, मेनली जहाँ पे पिट हाउस ड्वेलिंग होती है, मतलब लोग नीचे जाके रहते हैं। मेनली क्यों रहते हैं नीचे जाके, वहाँ पे सर्दी अब काफ़ी ज़्यादा होती है, विंटर से बचे रहने के लिए मेनली वो वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं वो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो। ठीक है, जो भी आपको लगे, आपको अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, जैसी भी सीरीज़ लग रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक ज़रूर किया करो और शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, ताकि ये जो कंटेंट है ये बढ़ता रहे और हम भी इसको रेगुलर कर सकें। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। वीडियो लाइक करके जाना और कमेंट करके जाना कुछ ना कुछ जो भी आपको लगे। और इसके अलावा फिर से हम कल मिलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।